को अपन क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जो इनको मॉलिक्यूल की फॉर्म में या आयनिक कंपाउंड की फॉर्म में या लैटिस की फॉर्म में या फिर कहीं ना कहीं कंपाउंड की फॉर्म में एग्जिस्ट करवा के रखता है, स्टेबल बना के रखता है, उसी को अपन केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। इसको आप थोड़ा सा बेसिक चीजों समझेंगे अपन यहाँ पे, केमिकल बॉन्ड का एक्चुअल में फॉर्मेशन कैसे होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो समझेंगे सही, पर केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन एक्चुअली दो स्पीशीज के बीच में या दो एटम्स के बीच में होता क्यों है, कॉज क्या है केमिकल कॉम्बिनेशन का, वो भी समझते हैं यहाँ पे। अब देखना ध्यान से, एक पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, एक डेफिनेशन यहाँ लिखी हुई बेटा, अ फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन टू और मोर एटम्स टू होल्ड देम टुगेदर इन अ स्टेबल मॉलिक्यूल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ बेटा यहाँ पे, जैसे एग्जांपल के रूप में बोलता हूँ, मान लीजिए हाइड्रोजन है, मान लीजिए सीएल है, दोनों मिलकर के कहीं ना कहीं एचसीएल का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये एचसीएल मॉलिक्यूल, ये भी एक एटम था HCl का, यहाँ पे ये हाइड्रोजन का एटम था, ये भी Cl का एक एटम था, दोनों ने मिलकर कुछ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया और एक अट्रैक्शन फोर्स इनमें चालू हुआ जिन्होंने इसको HCl मॉलिक्यूल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो दो डिफरेंट एटम्स को मॉलिक्यूल की फॉर्म में बांधे रखने वाला एक अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर क्या है, वो केमिकल बॉन्ड है। अब वो अलग बात है कि केमिकल बॉन्ड यहाँ पे मल्टीपल प्रकार के हो सकता है H और Cl के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई हो तो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा, केमिकल बॉन्ड जो कि शेयरिंग से बना है तो उसको कोवलेंट बॉन्ड का नाम दे दिया गया है वो केमिकल बॉन्ड ही, लेकिन केमिकल बॉन्ड का टाइप कौन सा हो गया, शेयरिंग से बना इसलिए कोवलेंट बॉन्ड बना। मान लीजिए यहाँ पर अगर आयनिक बॉन्ड बनता तो उस केमिकल बॉन्ड को, उस अट्रैक्शन फोर्स को जो H और Cl को बांध के रखता उसको अपन आयनिक बॉन्ड बोल देते। अगर मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता तो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बोल देते। मान लीजिए यहाँ पे वैन डर वाल अट्रैक्शन होता तो वैन डर वाल बॉन्ड बोल देते। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते। तो अलग अलग प्रकार के केमिकल बॉन्ड्स हैं। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन बेसिक समझ में आ गई होगी आपको, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को होल्ड करके एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में जोड़े रखता है, उसको हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मल्टीपल तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, तो अलग अलग प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्निक के कारण अलग अलग प्रकार के केमिकल बॉन्ड को नाम दिया गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बॉन्ड बन रहा है तो केमिकल बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहा गया है। इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से कहा बनता है तो केमिकल बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहा गया है। अगर इलेक्ट्रॉन्स अगर सिर्फ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी वहां पे वर्क कर रहा है ना, वहां पे डेटिव बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी वर्क कर रहा है, वहां मेटलिक बॉन्ड भी हो सकता है ना, वहां पे वैन डर वाल अट्रैक्शंस भी हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ फोर्सेस अलग अलग हैं, लेकिन पॉइंट एक ये कि केमिकल बॉन्ड का मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स जो दो या दो से ज्यादा स्पीशीज को होल्ड करके रखता है इन अ फॉर्म ऑफ स्टेबल मॉलिक्यूल और इन अ फॉर्म ऑफ स्टेबल कंपाउंड। ठीक है, एक तो बात ये हुई। जैसे एग्जांपल के तौर पर बोलना पड़ा यहाँ पे, लेट सपोज जैसे बोलते हैं अपन NaCl की बात करते हैं, तो NaCl कैसे बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस एक कैटायन एनायन है, दोनों मिलकर के NaCl के लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, NaCl लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये सॉलिड स्टेट होता है ना। ये यहाँ पर आयन था, कैटायन था, ये भी यहाँ पर आयन था, एनायन था, दोनों ने मिलकर के NaCl लैटिस का फॉर्मेशन किया। अब ये लैटिस का मतलब क्या होता है और ये कैसे बनता है, लैटिस का मतलब समझना, लैटिस को हिंदी में बोलते हैं जालक। क्या बोलते हैं, जालक। जालक मतलब होता है जो जाल आकृति का होता है, जो मतलब कहीं ना कहीं केज स्ट्रक्चर होता है। मतलब कुल मिलाकर के लैटिस का ये मतलब समझो 3D अरेंजमेंट। क्या मतलब होता है, 3D अरेंजमेंट, जिसमें एक कैटायन को बहुत सारे एनायन सराउंड करके रखते हैं, एक एनायन को बहुत सारे कैटायन सराउंड करके रखते हैं, फिर से कैटायन को एनायन सराउंड करेंगे, फिर से एनायन को कैटायन सराउंड करेंगे, ऐसे मल्टीपल लेयर्स बनती है, कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, लेफ्ट टू राइट भी, ऊपर से नीचे भी और फ्रंट टू बैक। क्या बोला बेटा, लेफ्ट टू राइट भी, टॉप टू बॉटम भी और फ्रंट टू बैक भी, तीनों दिशाओं के अंदर अगर कैटायन एनायन का एक दूसरे के साथ में अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है तो एक 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन लैटिस स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये Na प्लस यहाँ पे कैटायन है, तो ये मान लीजिए यहाँ पे Cl माइनस एनायन है। अब इस Na प्लस कैटायन को देख लीजिए कि यहाँ पर Cl माइनस होगा, यहाँ पर भी Cl माइनस होगा, यहाँ पर भी Cl माइनस होगा। इस Na प्लस कैटायन को काफी सारे Cl माइनस में कहीं ना कहीं सराउंड करके रखा हुआ है। अब इस Cl माइनस के नीचे यहाँ पर एक Na प्लस होगा, यहाँ पर एक Na प्लस होगा, यहाँ पर एक Na प्लस होगा, लेफ्ट साइड पे Na प्लस ऑलरेडी था ही से, मतलब Cl माइनस एनायन को भी चारों दिशाओं से कैटायन ने घेरा हुआ है, कैटायन को भी चारों दिशाओं से एनायन ने घेरा हुआ है। इसी प्रकार से फिर से यहाँ पर कौन आ जाएगा, एनायन आ जाएगा, फिर से यहाँ कौन आ जाएगा, एनायन आ जाएगा, फिर से कौन आ जाएगा, यहाँ पर एनायन आ जाएगा, फिर से कैटायन को किसने घेर लिया, एनायन ने घेर लिया। तो कुल मिला के इस तरह के स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या बोलते हैं, लैटिस। क्या बोलते हैं, लैटिस, जो कि 3D स्ट्रक्चर होता है। ऐसा तो स्ट्रक्चर होता है, 3D अरेंजमेंट होता है ये कैटायन और एनायंस का इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लैटिस। इसको क्रिस्टल लैटिस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर लैटिस का मतलब सिर्फ इतना सा है, आयनिक कंपाउंड का मतलब ही इतना सा है कि कैटायन को बहुत सारे एनायन और एनायन को बहुत सारे कैटायन,
फिर कैटायन को बहुत सारे एनायन, एनायन को बहुत सारे कैटायन, ऐसे घेरे रखते हैं और एक 3D स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर बनता है, 3D स्ट्रक्चर बनता है जिसको लैटिस का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर Na+ और Cl- जो दो स्पीशीज हैं उनको होल्ड करके NaCl के स्ट्रक्चर में बांधे रखने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है? आयनिक बॉन्ड। कौन सा है? आयनिक बॉन्ड है। इसलिए इस तरह के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आयनिक बॉन्ड का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर जो केमिकल बॉन्ड का टाइप है वो कौन सा है? आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस के बीच में अट्रैक्शन से बना तो आयनिक बॉन्ड बोल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता तो उसी केमिकल बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड बोल देते। अगर इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग से बनता, इक्वल शेयरिंग से तो कोवलेंट बॉन्ड, अनइक्वल शेयरिंग से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते। सिर्फ एक अट्रैक्शन वर्क कर रहा होता तो हाइड्रोजन बॉन्ड या वैन डर वाल्स बॉन्ड बोल देते। अलग अलग प्रकार के केमिकल बॉन्ड है, लेकिन द बेसिक लाइन इज अट्रैक्शन फोर्स व्हिच होल्ड्स the two species in a form of molecule or crystal lattice, उसको केमिकल बॉन्ड कहा जाता है। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। इतना पॉइंट क्लियर? अभी तक का सारा बेसिक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पर दो तीन बातें समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल करके आएंगी यहाँ पे। मैं बोलता हूँ केमिकल बॉन्डिंग का, कॉम्बिनेशन का, केमिकल कॉम्बिनेशन का, केमिकल बॉन्डिंग का, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का कॉज क्या होता है? केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन का एक्चुअल में कॉज क्या होता है? रीजन क्या है कि क्यों केमिकल बॉन्ड बनता है दो या दो से ज्यादा स्पीशीज के बीच में, है ना? सुनना, कॉज की अगर आप बात करें बेटा तो इसके मुख्यतः अगर मैं बात करूं, मेनली अगर मैं बात करूं बेटा, दो कॉज है, जिसमें जो पहला कॉज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ये जो कॉज है वो अपने आप में 90% रोल प्ले करता है। मतलब 95% या 90% रोल तो यही प्ले करता है, 95% सही तो इसी को माना गया है। एक कॉज और है लुईस ऑक्टेट रूल वाला, लेकिन वो इतना अच्छा, इतना कारगर रूल नहीं है जितना ये वाला है जो अपन फर्स्ट नंबर पढ़ने जा रहे हैं। ये दो कॉज में से पहला वाला कॉज में मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है। समझाऊंगा भी सही में क्यों ऐसा है। पहले समझते हैं कॉज कौन सा है। पहला कॉज केमिकल कॉम्बिनेशन, ये केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के बीच में जो मतलब दो एटम्स बीच में होता है, उसका कॉज, पहला जो कॉज है वो है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना। तो पहला लिखा हुआ बेटा यहाँ पर कॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेट ऑफ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, अपनी पोटेंशियल एनर्जी या अपनी ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज करने की जो टेंडेंसी होती है वो रीजन होता है केमिकल बॉन्डिंग के फॉर्मेशन का, केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन का किन्हीं दो स्पीशीज के बीच में। ऐसा क्यों होता है कि दो स्पीशीज अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है बॉन्ड बनाने के लिए? क्योंकि रीजन उसका बड़ा ये है कि कोई भी दो स्पीशीज, कोई भी स्पीशीज होती है, अगर अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में है, कम से कम एनर्जी स्टेट में है, तो वो मैक्सिमम स्टेबल देखी जाती है। कम से कम एनर्जी स्टेट वाली जो स्पीशीज होती है वो मैक्सिमम स्टेबल पाई जाती है। आप और हम सब जानते हैं कि जितनी एनर्जी कम होती है उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जितना एनर्जी ज्यादा होती है उतना स्टेबिलिटी कम होती है। क्योंकि जैसे आप मान लीजिए अभी आप लोग पढ़ रहे है ना, मैं आपको यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यहाँ बैठ के पढ़ा रहा हूँ, आपको एक कुर्सी में बैठा हुआ हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं काफी स्टेबल हूँ। मान लो इसे ऑफलाइन क्लास की कंपैरिजन में ऑनलाइन क्लास में यहाँ पढ़ाना मेरे लिए बहुत स्टेबिलिटी वाला रोल प्ले कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कुर्सी में बैठ करके सिर्फ आपके सामने बैठा हुआ हूँ, मुझे स्क्रीन पे लिखना है, सब आपको विजिबल है। ये मोस्ट स्टेबल स्टेट मेरी कंडीशन है, लीस्ट एनर्जी वाली है। यहाँ मैं सिर्फ एक ही वर्क कर रहा हूँ, वो है बोलने का, बाकी और कुछ भी काम यहाँ पे नहीं हो रहा है, बोलने का और लिखने का। लेकिन ऑफलाइन क्लास में बोलना, लिखना और साथ साथ मूव करना, क्योंकि वहाँ खड़े रह के पढ़ाना है, वहाँ एनर्जी ज्यादा रहती है। ज्यादा एनर्जी रहती है तो स्टेबिलिटी कम रहती है। कभी इधर मूव कर रहे हैं, 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 बोर्ड पे कभी यहाँ लिखा, कभी यहाँ लिखा। सिमिलरली अगर जैसे आपकी बात करते हैं, अभी कुछ बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, समझ है ना, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करे हुए हैं, सब पढ़ रहे हैं अभी यहाँ पर। कुछ बच्चे बैठ के टेबल पे पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे लेट के पढ़ रहे होंगे बेड पे, कुछ बच्चे कहीं ना कहीं कैसे भी मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी एनर्जी, ऐसी स्टेट में बैठे हैं जो आराम वाली है। तो कोई ना कि आप स्टेबल वाली स्टेट पे हो, अभी बहुत स्टेबिलिटी वाली स्टेट पे हो, है ना, लीस्ट एनर्जी स्टेट पे स्टेबिलिटी आपकी बहुत ज्यादा है। मान लो आप जहां भी बैठे हो वहां पे छोटा सा बम रख दिया जाए, है ना, सूतली बम भी रख दे, छोटा सा पटाखे वाला बम रख दिया और वो फूट जाए, तो एकदम से आपको झटका लगेगा, आपकी एनर्जी एकदम से बढ़ेगी, एकदम से एनर्जी बढ़ेगी। इसका मतलब आप इधर उधर तितर-बितर हो जाओगे, भाग जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं आपकी, जैसे आपकी एनर्जी बढ़ी, आपकी स्टेबिलिटी खत्म हो गई, आप मूव करके बेड से उठ के बेड मतलब रूम में घूमने लगे, इसका मतलब समझ लो बेटा यहाँ पे कि एनर्जी जैसी बढ़ती है स्टेबिलिटी खत्म हो जाती है। ये बात हम मान नहीं सकते। सेम चीज यहाँ पर है। दो एटम्स भी बॉन्ड फॉर्मेशन में तभी पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि इंडिविजुअल एटम्स के कंपैरिजन में मॉलिक्यूल की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा कम होती है, मॉलिक्यूल की एनर्जी ज्यादा कम हो जाती है। इस कारण से कहीं ना कहीं उनमें स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। इसमें एटम्स की कोशिश ये रहती है कि वो मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए बॉन्ड बना करके, ताकि ओवरऑल स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, अपनी ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज किया जा सके। तो पहला रीजन आ गया बेटा अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना। अब बात ये आती है कि एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए क्या क्या किया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या क्या किया जाता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है वो भी समझते हैं। सुनना ध्यान से। जब भी
दो या दो से ज्यादा एटम, सुनना ध्यान से, जब भी दो या दो से ज्यादा एटम, मैं मेनली दो एटम्स की बात करके चल रहा हूँ अभी, तो जब भी दो इस एटम्स जो है पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, जब भी दो एटम्स पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो अपनी ओवरऑल एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहते हैं ताकि मॉलिक्यूल बन जाए, ओवरऑल एनर्जी मिनिमम हो जाए और अपनी स्टेबिलिटी बढ़ा दें। तो दो एटम्स जब भी पास में आते हैं तो उन दोनों एटम्स के बीच में हमेशा, मैं लेट्स सपोज यहाँ पे मान के चल रहा हूँ, इससे डील करते हैं अपन इसको। मान लीजिए ये ए एटम यहाँ पे मैंने लिया है और ये दूसरा एक एटम लिया है मैंने यहाँ पे बी। इस ए एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे ये रहा, दूसरा एटम का न्यूक्लियस यहाँ पे ये रहा। मान लीजिए इसके पास में कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस एटम का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस एटम का भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब दो स्पीशीज, दो एटम्स जब भी पास में आते हैं बेटा, तो हमेशा इन दोनों एटम्स की, ये हमेशा वर्ड यूज कर लिया मैंने, इसका मतलब मान के चलेगा ये हमेशा होता है। जब भी दो स्पीशीज एक दूसरे के पास में आती हैं तो हमेशा दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं दोनों स्पीशीज के बीच में। एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्शन फोर्स। क्या बोला बेटा? एक होता है अट्रैक्शन फोर्स, एक होता है रिपल्शन फोर्स। तो मैं कहता हूँ दो एटम्स अगर एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो दोनों एटम्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी वर्क कर रहा है और रिपल्शन फोर्स भी वर्क कर रहा है। अब चेक करते हैं कि अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स एक्चुअली में कैसे कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए ये वाला एटम इस वाले एटम के पास में आ रहा है, तो इस वाले एटम का जो न्यूक्लियस है वो इस वाले एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इस वाले इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। ये चारों उंगलियां मेरी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को दिखा रही है इस ए एटम के। तो ये बी वाला एटम जो है वो इसके पास आया तो इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। सिमिलरली इसका न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। तो दोनों के न्यूक्लियस दोनों के एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये तो कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कौन सा फोर्स हुआ बेटा इन दोनों के बीच में? अट्रैक्शन फोर्स हुआ। तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूं कि ये वाला जो न्यूक्लियस है वो तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है और ये वाला न्यूक्लियस जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ में आई बेटा? इसका मतलब ये तो कौन सा फोर्स हुआ बेटा? ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ। एफ ए से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पर कि फोर्स ऑफ रिपल्शन कहां लगता है। जब भी दो एटम पास में आए हैं, अट्रैक्शन फोर्स आपको समझ में आ गया कहां लगता है। रिपल्शन फोर्स कहां लगेगा? सेम चार्ज के पार्टिकल्स में। सेम चार्ज के पार्टिकल मतलब देना कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपल्शन देंगे। ये भी एक तो फोर्स ऑफ रिपल्शन वाला ये वाला होगा, या फिर दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे, ये भी फोर्स ऑफ रिपल्शन है ना। अब आप मुझे बताइए बेटा, अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं चाहता हूं दो एटम्स के बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, मेरे लिए जरूरी आवश्यक कंडीशन है कि बॉन्ड बने, तो मेरे लिए जरूरी कंडीशन बन जाती है कि दोनों एटम पास आए, और पास आए और बॉन्ड का फॉर्मेशन करें। तो उसके लिए आवश्यक, उसके लिए मस्ट कंडीशन है कि अट्रैक्शन फोर्स मस्ट बी डोमिनेटिंग ओवर द फोर्स ऑफ रिपल्शन। रिपल्शन फोर्स से मात्रा ज्यादा होनी चाहिए अट्रैक्शन फोर्स की, तभी दोनों एटम पास आएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अगर ऐसा हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन से अगर ज्यादा है तो मैं कहता हूँ बॉन्ड के फॉर्मेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, बॉन्ड फॉर्मेशन का मामला हो जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन occurs when force of attraction is greater than force of repulsion, then bond formation occurs। उस टाइम पे bond formation हो जाता है, दोनों एटम पास आके बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर कैसे होता है वो भी अपन समझेंगे। बेसिकली अभी बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है, ये कुछ बेसिक सी मैंने बातें अभी यहाँ पे डील करी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको डील करने की कोशिश करता हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए अपन यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट क्या लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट क्या लिखा हुआ है, when two atoms approaches to each other, nucleus of one atom attracts the electron cloud of other atom। ठीक है, ये हम बता चुके, nucleus and electrons of both atom repels each other, ये भी ठीक है, ये force of repulsion वाली बात हो गई, ये force of attraction वाली बात हो गई है। If net force is attraction force, then the total energy of the system decreases, a chemical bond is formed। अब ये C वाला पॉइंट और D वाला पॉइंट है ना, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार समझते हैं इसका यहाँ पर क्या हो रहा है। मैंने भी कहा था कि दोनों एटम, मैंने ये एटम लिया है, ये रहा, बी एटम मान लीजिए यहाँ पर ये रहा। ठीक है, दोनों एटम्स को मैंने यहाँ लिया है, दोनों एक दूसरे के पास में आए, तो बेटा कहीं ना कहीं मैं मान के चल रहा हूँ कि अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डोमिनेट कर रहा है किस पे? रिपल्शन फोर्स पे, क्योंकि फोर्सेस तो दोनों ही लग रहे हैं, लेकिन डोमिनेट करके चल रहा है कौन सा? अट्रैक्शन किस पर? रिपल्शन फोर्स पे। अगर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स पे डोमिनेट करता है तो मान लीजिए दोनों पास में आ रहे हैं, और पास में आए, मान लीजिए कि अज्यूम कर लेते हैं कि इन दोनों ने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है, कोवेलेंट बॉन्ड। अभी भी कोवेलेंट बॉन्ड है ना, ये इसका न्यूक्लियस यहाँ पर ए का और ये बी का न्यूक्लियस यहाँ पर ये रहा, और दोनों के बीच में ये कहीं ना कहीं क्या बन गया बेटा? बॉन्ड है बेटा, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन है, इसको बोलते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन, कि दोनों पास में आए और बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशंस को क्यों कहा गया है? क्योंकि यहाँ पर आते आते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाता है। ये बड़ी बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ रिपल्शन के बराबर हो जाता है। ऐसी
कंडीशन अगर आ जाती है तभी जाकर के मैं कहूंगा कि अब ना तो कोई पास आ रहा है ना कोई दूर जा रहा है, अब वो एग्जैक्टली सामने वाला कहना कि इक्विलिब्रियम स्टेट में आ चुके हैं, वो कांस्टेंट से हो चुके हैं, अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स को बैलेंस कर चुका है, वो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो चुका है, ये कंडीशन है। इस कंडीशन में ये अपनी लीस्ट एनर्जी स्टेट में रहते हैं। इसमें रहते हैं ये लीस्ट एनर्जी स्टेट के अंदर रहते हैं, क्योंकि एक्चुअल में पहले वो इंडिविजुअल एटम थे, ये ए एटम था, ये बी एटम था, अब ये एक्चुअल में क्या बन चुका है बेटा, ए बी मॉलिक्यूल बन चुका है। क्या बन चुका है? मॉलिक्यूल बन चुका है। तो इंडिविजुअल एटम से मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन अगर हुई है तो स्टेबिलिटी बड़ी होगी, एनर्जी रिलीज हुई होगी। तो अब ये एनर्जी कौन सी रिलीज हुई वो भी समझते हैं। मान लीजिए दो एटम पास में आ रहे हैं, ए एटम बी एटम पास में आए तो कहना कि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही वो बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हुआ तो बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही कहना कि ए बी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। ए और बी एटम्स की इंडिविजुअल एनर्जी ये थी, इंडिविजुअल एनर्जी ये थी। जैसे ही उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स लगने लगे और अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करने लगा रिपल्शन फोर्स पे, तो वो दोनों दूर से पास आते गए अपनी एनर्जी को देखो मिनिमाइज भी कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कम करते और एक ऐसी कंडीशन आई जब जाकर वो ओवरलैप कर गए। क्या कर गए? ओवरलैप कर गए, और ओवरलैप करते बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर भी वो ओवरलैपिंग तब तक करते रहे जब तक अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के बराबर नहीं हो गया। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स के बराबर हुआ वैसे ही बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। बॉन्ड का फॉर्मेशन होते ही कुछ ओवरलैपिंग का बीच में रीजन मिल गया और ये एबी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। तो मॉलिक्यूल के बनते हुए इंडिविजुअल एटम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंचे, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो एनर्जी उन्होंने डिक्रीज करी है, यहाँ से लेकर के कैसे यहाँ तक पहुंचे हैं। तो ये जो एनर्जी का जो लेवल है जो उन्होंने मिनिमाइज किया है, एनर्जी जो उन्होंने यहाँ पे कम करी है, निकाली है, उसी एनर्जी को अपन बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। जो दो एटम्स के बीच में तब निकली जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होने जा रहा था और मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होने जा रहा था। तो किसी भी दो स्पीशीज के पास में आने पर दो तरह के फोर्स वर्क करते हैं, अट्रैक्शन फोर्स भी, रिपल्शन फोर्स भी। अट्रैक्शन फोर्स अगर रिपल्शन फोर्स पे डोमिनेट करता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इट इज अ मस्ट नाइन। बॉन्ड का फॉर्मेशन होना हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, एनर्जी का लिबरेशन ही देखा जाता है हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। जितनी ज्यादा किसी बॉन्ड के बनते वक्त एनर्जी रिलीज होती है उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्टेबल बनता है, और रिलीज्ड एनर्जी को ही अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। क्या बोला बेटा? किसी बॉन्ड के बनते वक्त टोटल जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको अपन क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी बोलते हैं। उस बॉन्ड एनर्जी का मैक्सिमम जितना रिलीज होगा उतना बनने वाला बॉन्ड स्टेबल बनेगा, बनने वाला मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल बनेगा। तो ओवरऑल स्ट्रेंथ जो होती है बॉन्ड की, बॉन्ड केमिकल बॉन्ड की, वो डिपेंड करती है कितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रिलीज हुई है। जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी का रिलीज होगा उतना बनने वाला बॉन्ड स्टेबल और स्ट्रेंथफुल बनेगा, कंपाउंड ओवरऑल स्टेबल बनेगा, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जबरदस्त रहने वाली है। इसी चीज को अब हम बस समझते हैं कहीं ना कहीं एक डायग्राम, एक कर्व दे रखा है बेटा आपको यहाँ पर, जिसमें वाई एक्सिस पे जो पोटेंशियल एनर्जी को रखा गया है और ये वाली जो एक्सिस में डिस्टेंस को रखा गया है, डिस्टेंस को रखा गया है। अब मैं बोलता हूँ बेटा, मान लीजिए यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए देखना, इस कर्व को देखना ध्यान से। मान लीजिए यहाँ पर ये दो एटम्स हैं जो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये ए एटम है और ये बी एटम है। अभी इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस है। कितने डिस्टेंस है बेटा? इनफाइनाइट डिस्टेंस है। अभी बहुत कम अट्रैक्शन, बहुत कम रिपल्शन वर्क कर रहा है। मान लीजिए दोनों पास आने लगे, अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करने लगे, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स जब भी रिपल्शन फोर्स को डोमिनेट करेगा तो वर्क होगा, और वर्क किसके कारण हो रहा है? किसी फोर्स के कारण हो रहा है। और जब फोर्स के कारण वर्क होता है तो सिस्टम अपनी नेट एनर्जी को हमेशा रिलीज करता है। ये आप फिजिक्स में ही पढ़ते हो। जब फोर्स के कारण वर्क होता है, अट्रैक्शन फोर्स के कारण यहाँ वर्क हो रहा है, तो सिस्टम एनर्जी को कम करेगा। तो इस ए और बी एटम के बीच में जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स पे डोमिनेट करने लगा, दोनों पास में आने लगे, और दोनों पास में आने लगे तो अपनी एनर्जी को पहले से मिनिमाइज करने लगे। यहाँ थे, अब कम करने लगे। तो यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से यहाँ थे, फिर वो यहाँ आ गए, 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 फिर वो यहाँ आते आते बेटा ऐसी कंडीशन आ गई कि वो एक दूसरे से पास आते ओवरलैप ही कर गए। क्या कर गए बेटा? आते ओवरलैप कर गए। तो ये कंडीशन कौन सी है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहाँ पे रिपल्शन फोर्स के बराबर हो गया। कौन सी कंडीशन? बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये? बॉन्ड फॉर्मेशन वाली कंडीशन यहाँ पर देखी जा रही है। कुल मिलाकर के इसको थोड़ा सा आप यहाँ पे, मतलब इसको आप चाहो तो दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा लेना है ना, थोड़ा सा इसको आप ऐसे दिखा लेना। मैं आपको थोड़ा एग्जैक्टली बना के दिखा देता हूँ। कुछ इस प्रकार से कि मान लीजिए यहाँ पर, कुछ इस प्रकार से कि यहाँ पर तो ये बहुत दूर थे, फिर यहाँ पर ये थोड़ा पास आए,
तो यहाँ पर ये थोड़ा और पास आए, यहाँ पर ये थोड़ा और पास आए, यहाँ पर ये थोड़ा और पास आए और यहाँ पर आकर के ओवरलैप कर गए। तो ये ऐसा रीजन है बेटा जहां पर अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स भी डोमिनेट कर रहा था, जो दोनों एटम्स को पास में लेकर के आ रहा था। और ये वो कंडीशन है जहां पे अट्रैक्शन फोर्स इसके बराबर हो गया रिपल्शन फोर्स के, जिसको मैं कौन सी कंडीशन बोलूंगा, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन यहाँ पर है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन यहाँ पर है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं ए और बी वाली बात करें, ए एटम यहाँ पे था और बी एटम यहाँ पे था, दोनों करते 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 पास आते गए आते गए यहाँ पर आकर के, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो एनर्जी उन्होंने अपनी रिलीज करी है, उसी एनर्जी को बॉन्ड के बनाते हुए रिलीज हुई है, इसलिए उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। इसलिए बेटा यहाँ से लेकर के ये जो पूरा ग्राफ है ना, ये वाला पूरा ग्राफ, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो पूरा बॉन्ड एनर्जी, ये वाला ग्राफ क्या कहलाता है, बॉन्ड क्या कहलाता है, ये बॉन्ड एनर्जी कहलाता है, क्योंकि टोटल एनर्जी ये रिलीज हुई है, इतनी एनर्जी रिलीज करी है बॉन्ड के मध्य में। मोर द रिलीज एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड, मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो भी बनने जा रहा है। अब देखो आप इस ग्राफ को, पहले तो ये यू आया है, उसके बाद अचानक से ऊपर जा रहा है, ये ग्राफ ऐसे आकर के अचानक से ऊपर जा रहा है। ये जो अचानक से ऊपर आ रहा है ना बेटा, ये एक्चुअली हाइपोथेटिकल कंडीशन है, ये होता नहीं है। ये अपन मान के चल रहे हैं कि मान लीजिए पहले दोनों एटम पास में आ रहे थे, अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट कर रहा था, एनर्जी को कम कर रहे थे, वो बॉन्ड बना लिया। अब अगर मान लीजिए ये माने, अज्यूम करके चले कि पास में आते 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 ओवरलैप हुआ, और अगर और पास में आगे पास में आगे पास में आगे पास में आगे, तो अगर अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट ही करता गया रिपल्शन फोर्स पे और पास में आगे एक दूसरे में ओवरलैप करके घुस गए एक दूसरे के अंदर बेटा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों न्यूक्लियस काफी पास आ जाएंगे, दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड काफी पास में आ जाएंगे, उनके बीच में क्या हो जाएगा, जबरदस्त रिपल्शन हो जाएगा। और रिपल्शन अगर घुसते गए और रिपल्शन अगर हो गया तो रिपल्शन हो गया वो दूर चले जाएंगे तो अपनी एनर्जी को वापस बढ़ा बैठेंगे, दूर क्योंकि दूर से पास आए थे एनर्जी कम करते हुए, वापस दूर चले जाएंगे तो एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वो ग्राफ ऐसे आते आते अचानक से यूं देखा रहेगा। मतलब ये है कि अगर अपन हाइपोथेटिकल कंडीशन मान के चले तो ये तब है जब रिपल्शन फोर्स डोमिनेट कर जाए अगर अट्रैक्शन फोर्स पे, तब जाकर के वो अपनी एनर्जी को एकदम से बढ़ा लेंगे। ये कंडीशन दिखा रखा है जो कि हाइपोथेटिकल, कौन सी कंडीशन है बेटा, ये अपने आप में हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्योंकि बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है तो एक ही शर्त पे हुआ है, जब अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स पे ज्यादा रहा होगा, रिपल्शन फोर्स अट्रैक्शन फोर्स में ज्यादा होगा, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा प्रोसेस। तो ये एक्चुअली डायग्राम आपको ये दिखा रहा है कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कैसे एनर्जी को मिनिमाइज किया जाता है। बॉन्ड फॉर्मेशन कंडीशन में अट्रैक्शन फोर्स रिपल्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर बैठते हैं, बराबर हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट उसे कहा जाता है। ये पूरी कंडीशन वाली बात हो गई है ना। अब बात करते हैं बेटा अपन, ये वाला कॉज जो ऐसा है ना, ये कॉज ऐसा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज है किसी बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने के लिए, है ना। केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन को समझाने का मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज यही है। मैंने कहा ना, दो कॉज अपने को डील करने हैं, एक तो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैंने पढ़ा है, और एक है सेकंड जो आ रहा है वो है लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो करना, अपने आउटरमोस्ट में ऑक्टेट कंप्लीट करना, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना, जो आपने पहले भी पढ़ रखा होगा हालांकि, पर अपन उसको डिटेल में भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ये वाला पार्ट क्लियर हुआ, ये वाला क्लियर हुआ, है ना। अब दो बातें मैं आपको यहाँ पर समझाने जा रहा हूँ, दो बातें मैं समझाने जा रहा हूँ, जिससे यहाँ पर दो टर्म, जैसे मैं बोलता हूँ, लेट्स सपोज अपन बात करें एग्जांपल के रूप में यहाँ पर अपन डील करें, मैं बोलता हूँ जैसे ये पिछले वाला था, पिछले पेज पे आ जाओ, देखो ये रहा, इस सी पॉइंट को पढ़ो यहाँ पर, इफ नेट फोर्स इज अट्रैक्शन, अगर टोटल अट्रैक्शन फोर्स डोमिनेट करता है रिपल्शन फोर्स पे, देन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस एंड अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, टोटल सिस्टम की एनर्जी कम हो जाती है और बॉन्ड बन जाता है। एनर्जी रिलीज इन द बॉन्ड फॉर्मेशन प्रोसेस इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन के बनते वक्त, बॉन्ड के बनते वक्त निकलने वाली टोटल एनर्जी है, उसी को कहा जाता है बॉन्ड एनर्जी कहा जाता है। दैट मींस द बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बात को ध्यान रखते हुए चलना है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस, निकलने वाली एनर्जी होती है। स्ट्रेंथ ऑफ केमिकल बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड एनर्जी, जो भी टोटल एनर्जी निकली उस पर केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है। ज्यादा एनर्जी निकलेगी तो बनने वाले बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम एनर्जी निकलेगी तो कम स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड बनेगा, वीकर बॉन्ड बनेगा। अगर मैं बात करूं बेटा बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन की, सुनना ध्यान से, बॉन्ड एनर्जी की डेफिनेशन की बात करें तो दो टर्म्स आती हैं एक्चुअली, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये दोनों टर्म्स एक जैसी ही है ना, दोनों टर्म्स बस डेफिनेशन वाइज डिफरेंट है, बाकी तो दोनों को बिल्कुल अपन सही मान के चलते हैं। बॉन्ड एनर्जी जो है वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी द्वारा भी डिफाइन की जाती है। कैसे? फॉर एग्जांपल जैसे बोलना पड़े, यहाँ पर मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास में आ रहा है, ये भी हाइड्रोजन एटम और ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, तो दोनों हाइड्रोजन एटम जब पास में आते हैं तो देखा जाता है ये कौन सा मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, H2 मॉलिक्यूल का, और यहाँ लिखा जाता है 435.5 किलो जूल पर मोल के आसपास। ये तो ये 435.5 किलो जूल पर मोल एक्चुअल में क्या है बेटा, ये है टोटल एनर्जी
जो रिलीज हुई है हाइड्रोजन के बनते वक्त H2 मॉलिक्यूल को बनाते वक्त टोटल निकलने वाली एनर्जी को मैंने क्या कहा, बॉन्ड एनर्जी का, क्या बोला इसको, बॉन्ड एनर्जी बोला जाएगा, है ना। तो किसी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनते हुए निकलने वाली एनर्जी कितनी है, 435.5 किलोजूल पर मोल के हिसाब से है। अगर यदि मैं ऐसा कर दूं बेटा, यहाँ पे यदि मैं ऐसा कर दूं इस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को जो बना है उसको मैं 435.5 ध्यान से 435.5 किलोजूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी दे दूं, तो मैं कहता हूं बेटा ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टूट भी जाएगा, इसमें दोनों गैसेस एटम के अंदर वापस से टूट जाएगा। तो सर ये जो एनर्जी वो कौन सी है, ये एनर्जी क्या कहलाएगी बेटा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब कुल मिला के बात ये है कि इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी बोल सकते हो, इसको आप बॉन्ड एनर्जी भी बोल सकते हो। बॉन्ड एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉन्ड के बनते वक्त निकलने वाली टोटल एनर्जी, वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। यदि उस बॉन्ड को उतनी ही एनर्जी हम सप्लाई कर दें तो बॉन्ड वापस टूट भी जाएगा, तो वही एनर्जी क्या कहलाएगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कहलाएगी। बस डिफरेंस इतना सा है कि बॉन्ड के बनते वक्त निकलने वाली एनर्जी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है और बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जा रही एनर्जी को बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं। कभी कभी मैक्सिमम बुक्स के अंदर, सुनना ध्यान से इस पॉइंट को, मैक्सिमम बुक्स के अंदर बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को एक ही टर्म बोला गया है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बिल्कुल सेम होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जा रही एनर्जी को भी आप बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो, आप उसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलो या बॉन्ड एनर्जी बोलो, एक ही बात है, ठीक है। या किसी बॉन्ड के बनते वक्त टोटल जो एनर्जी निकल रही है उसको आप बॉन्ड एनर्जी बोल दो, एक ही बात है। तो बॉन्ड एनर्जी दोनों ही बातें हैं बॉन्ड एनर्जी के लिए। किसी बॉन्ड के बनते वक्त निकलने वाली एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो, या किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए दी जा रही टोटल एनर्जी को भी बॉन्ड एनर्जी बोल सकते हो। आई बात समझ में? इसलिए बॉन्ड एनर्जी के लिए कंफ्यूज मत होना कि बॉन्ड एनर्जी क्या है। बॉन्ड एनर्जी है बॉन्ड के बनते वक्त निकलने वाली एनर्जी या उसको तोड़ने के लिए दी जा रही एनर्जी, एक ही बात है। बॉन्ड एनर्जी दोनों का ही प्रोसेस का, दोनों का ही मतलब एक ही नाम होता है, दोनों को हम बोल सकते हैं यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स की। इसको समझने के बाद में अपन सेकंड कॉज समझेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का सेकंड कॉज क्या है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। पहले केमिकल बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो हमें आगे डिटेल में करना है। केमिकल बॉन्ड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और वीक बॉन्ड्स कैटेगरी में। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स का मतलब अप्रोक्सीमेटली बेटा 200 किलोजूल, क्या 200 किलोजूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी रहती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स की। अप्रोक्सीमेटली 200 किलोजूल पर मोल के हिसाब से एनर्जी देखी जाती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में पहला बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, सेकंड है कोवेलेंट बॉन्ड, थर्ड है यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड और चौथा है बेटा यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड। ये जैसे लिखे हुए हैं ये स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में भी आयनिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी ज्यादा मानी जाती है। कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड नंबर पे आता है, कोऑर्डिनेट वाला थर्ड नंबर पे आता है, फोर्थ नंबर पे कहीं ना कहीं मेटालिक बॉन्ड आता है। वीक बॉन्ड्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड और वॉन डर वाल्स बॉन्ड है। हालांकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी वीक की कैटेगरी में आता है, लेकिन वीक में दो है, वॉन डर वाल और हाइड्रोजन। तो वॉन डर वाल की कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी ज्यादा होती है, इस कारण से इसको पहले रखा गया है और वॉन डर वाल को बाद में रखा गया है। हालांकि अपन इनको डिटेल में देखने वाले हैं आगे, कैसे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ वगैरह क्यों ज्यादा होती है, कैसे कैसे होता है, आगे डिटेल में देखेंगे। ये है, ये वीक बॉन्ड जो होता है ना बेटा, ये अप्रोक्सीमेटली 2 से 42 मतलब 2 to 42 किलो जूल पर मोल के बीच में रेंज में रहता है। मतलब कहना कि 2 से 42 किलो जूल पर मोल के लिए एनर्जी चाहिए होती है इन बॉन्ड से तोड़ने के लिए, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स के लिए कम से कम 200 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है अपने को तोड़ने के लिए। जिसमें भी अगर आप बात करें बेटा यहाँ पर, तो मैं कहता हूँ 8 से 42 किलो जूल पर मोल की एनर्जी तो हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह की रहती है, और 2 से 8 किलो जूल पर मोल की एनर्जी देनी पड़ती है आपको वॉन डर वाल जैसे वीक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए। इसलिए 2 से कहीं ना कहीं आप 42 की रेंज यहाँ पे जाती है। ये डेटाज आपको याद नहीं करने वाला, ये डेटाज आपको याद नहीं करने, तो मैं आपको डेटा वाइज इससे समझा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे पिक्चर की कितना वीक बॉन्ड यहाँ पर ये आ रहा है। हालांकि डेटा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो, ये कुछ खास बातें इसके बारे में थी जो मुझे बतानी थी आपको यहाँ पर। अब अपन बात करते हैं बेटा यहाँ पर, ये कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये एनर्जी का लेवल क्या रखना है, एनर्जी यहाँ पर है ना, ये कुछ बातें हैं। अब आ रहा है सेकंड कॉज बेटा। ये कॉज कौन सा, सेकंड कॉज की बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन एक्चुअली होता है, उसका सेकंड कॉज पी पॉइंट यहाँ पे लिखा जा रहा है। सेकंड कॉज है ऑक्टेट कंप्लीट करना, जिसको आप लुईस ऑक्टेट रूल भी कह सकते हो, कॉसल लुईस ऑक्टेट रूल भी कह सकते हो। लुईस ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बेटा, लुईस ऑक्टेट रूल ये बोलता है कि किसी भी एटम का जब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन होता है तो वो एटम बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही तब करेगा जब वो अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, जिसे ऑक्टेट कहा जाता है, वो कंप्लीट कर रहा होगा। लुईस की यही बात बिल्कुल गलत भी थी।
ये बात तो सही थी कि चलो बॉन्ड फॉर्मेशन करने के लिए ऑक्टेट कंप्लीट करने की इच्छा रहती है हर एटम की, लेकिन उसने ये बोल दिया था कि एटम पार्टिसिपेट करेगा ही तब जब उसका ऑक्टेट कंप्लीशन पूरा होगा, भले वो आयनिक बॉन्ड बना रहा हो या वो कोई कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो या वो कहने की कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा हो या कोई सा ही बॉन्ड बना रहा हो, वो तो बॉन्ड का फॉर्मेशन तभी करेगा जब कहीं ना कहीं उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा। ऐसा उसने बोल दिया था, जो कि बिल्कुल गलत था, क्योंकि ऐसे कई सारे अणु मॉलिक्यूल्स मिले जिसके अंदर कहीं ना कहीं एटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था। 8 से इलेक्ट्रॉन कम रह जा रहे थे तो भी मॉलिक्यूल बना हुआ था, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वालों में भी मॉलिक्यूल बना हुआ था, स्टेबल मॉलिक्यूल बना हुआ था। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी ये बात बिल्कुल गलत थी। अगर वो ये बात नहीं बोलता कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही तब करेगा जब वो 8 इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा, तो फिर उसका रूल भी अच्छा माना जाता है। लेकिन उसने ये लाइन ऐड कर दी थी कि बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ही तब करेगा एटम जब वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा होगा, अदरवाइज वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा। जबकि ऐसा नहीं था, कई सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स निकले, कई सारे ऐसे एटम्स निकले जो अपना बॉन्ड भी बनाते हैं, स्टेबल मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते वक्त अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं करते हैं। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करने की क्यों इच्छा होती है? क्योंकि हर एटम चाहता है इनर्ट गैस के कॉन्फ़िगरेशन में जाना। इनर्ट गैस का कॉन्फ़िगरेशन मतलब NH2NP6, NH2NP6 कॉन्फ़िगरेशन को इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, क्योंकि मोस्ट स्टेबल होती है इनर्ट गैसेस बेटा, अपने आप में लीस्ट एनर्जी स्टेट में होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। हर एटम की कोशिश होती है कि अपने आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले इनर्ट गैस जैसे, तो उसकी तरह स्टेबिलिटी आ जाएगी अपने अंदर भी। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन नेचुरली तो लेकर नहीं आया ना, नेचुरली तो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटरमोस्ट के अंदर इनर्ट गैसेस से लेकर के आई है, नेचर में जैसा मिलता है। तो बाकी दूसरे एटम इनर्ट गैस की टेंडेंसी में जाने के लिए क्या करते हैं, वो अपने 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने की कोशिश करते हैं ऑक्टेट पर, अपने आउटरमोस्ट शेल पे। उसके लिए क्या करते हैं वो, उसके लिए वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश करते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करके बना के आयनिक बॉन्ड बना के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरफ अपना ऑक्टेट करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के उनको तो 8 इलेक्ट्रॉन करने की इच्छा रहती है। अब उसके लिए शेयरिंग करना पड़े या ट्रांसफर करना पड़े या इन्हें अनइक्वल शेयरिंग करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, पर उनको तो ऑक्टेट कंप्लीट करना है, ये कोशिश रहती है हर एक एटम की, है ना। पर ऐसा हो हमेशा, ऐसा जरूरी कंडीशन नहीं है। बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जरूरी कंडीशन है अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना, नॉट द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। अब आगे समझते हैं यहाँ पर क्या क्या होता है। एवरी एटम हैज अ टेंडेंसी टू कंप्लीट इट ऑक्साइड एंड एक्वायर नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब NH2NP6, इसको बोलते हैं फुल लिक्विड कॉन्फ़िगरेशन। इसके लिए एटम क्या क्या करते हैं बेटा, एटम लूज करते हैं, गेन करते हैं या शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो अपने टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। हाइड्रोजन लिथियम दो ऐसे एटम है बेटा जो अपना ऑक्टेट कभी कंप्लीट नहीं करते हैं, वो अपना डुप्लेट ही कंप्लीट करते हैं। उनके आउटर से मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 कभी नहीं आ सकते हैं। क्योंकि बेटा आपने देखा होगा लिथियम जो है मेटल एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने की टेंडेंसी रखता है, गेन करने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है बेटा। अब उसको अगर उसके लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो लिखोगे 1s2 2s1। अब 2s1 अगर आप देखोगे तो उसमें एक ही तो इलेक्ट्रॉन है आउटरमोस्ट में, तो लिथियम -7 तो आपने कभी देखा नहीं होगा कि 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके लिथियम का -7 चार्ज आएगा या उसने ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, पॉसिबल नहीं है। मेटल है तो इलेक्ट्रॉन देगा इसे, इलेक्ट्रॉन लूज किया, +1 आया और ऑक्टेट कंप्लीट करने की बजाय डुप्लेट कंप्लीट करके बैठ गया। इसलिए हाइड्रोजन लिथियम ऐसे 2 एटम्स होते हैं जो अपना हमेशा डुप्लेट ही कंप्लीट करते हैं, इनमें कभी ऑक्टेट कंप्लीट करने की टेंडेंसी नहीं होती है। हालांकि देखा जाए तो हाइड्रोजन लिथियम ये दोनों ऐसे एग्जांपल हो गए जो अपने आप में हाइड्रोजन इसमें स्पेशली जो लुईस के ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लुईस के ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लुईस ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन वाली बात कर रहे हैं। अब कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है, कैसे कैसे ऑक्टेट कंप्लीट करा जाता है, उसके लिए कुछ बातें बता रखी है। एटम्स कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, तो बाय लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसे बोलते हैं। किसी ने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, किसी ने गेन कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं बोलता Na का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा 11, तो आपने क्या लिखा 281 कॉन्फ़िगरेशन लिखा। अगर अपना ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दे तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, देखो 8 का जाएगा। ऐसे ही तो इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ा, इलेक्ट्रॉन छोड़ने पर ये Na+ बन गया, 28 बन गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। Cl को अगर आप देखोगे तो एटॉमिक नंबर कितना होता है 17 होता है, 287 इसका कॉन्फ़िगरेशन। साथ में अगर एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो 8 हो जाएगा। तो इसको इलेक्ट्रॉन जो Na ने छोड़ा उसको इसने क्या करा, गेन कर लिया, गेन करा, Cl- में कन्वर्ट हो गया, 288 इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब Na+ बना, Cl- बना, दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करना स्टार्ट करा, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बन गया NaCl आयनिक कंपाउंड। क्या बन गया बेटा, NaCl आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया। तो आयनिक कंपाउंड बना करके भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटा, सुनना ध्यान से,
मोस्टली 99% आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन एनायन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। क्या बोला बेटा मैंने? मोस्टली 99% आयनिक कंपाउंड्स में कैटायन और एनायन जो है उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है। बहुत रेयर ऐसे कंपाउंड आयनिक कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता कैटायन या एनायन किसी एक का या दोनों का। ठीक है, कम है पर है, आगे आएंगे वो भी आगे आएंगे। बाकी ये न्यूट्रल यहाँ पे कंपाउंड ये बन चुका है। ये तो एक मेथड हुआ ऑक्टेट कंप्लीट करने का। दूसरा मेथड क्या है? इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से भी आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन करके आप मतलब कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करके भी आप ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हो। जिससे मैं बोलता हूँ बेटा कोवेलेंट, जिससे बनता है कौन सा बॉन्ड? कोवेलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन्स की अगर शेयरिंग हुई है और इक्वल मैनर में हुई है तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे कार्बन के आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 4। कार्बन के आउटोमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। ये जो मैं डॉटेड से दिखा रहा हूँ ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के आउटोमोस्ट के हैं। आउटोमोस्ट में 8 करने के लिए बेटा उसको कितने और चाहिए? 4 चाहिए। अब हर एक ऑक्सीजन को देखोगे तो क्रॉस से दिखा रखा है, क्रॉस से दिखा रखा है। ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन आउटोमोस्ट होते हैं। ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2 की जरूरत है। तो राइट वाले ऑक्सीजन ने क्या करा? आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी कार्बन के साथ में। ऐसे लेफ्ट वाले ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी कार्बन के साथ में। इस तरह से देखा जाए तो दोनों साइड पे ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये वाला ऑक्सीजन का, ये वाला ऑक्सीजन का, ये वाला ऑक्सीजन का, ये वाला ऑक्सीजन का। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब टोटल मिला के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तीनों के ही, कार्बन और दोनों ऑक्सीजन के। तो इस तरह से 2-2 इलेक्ट्रॉन इसने इधर शेयर किए, 2 इधर शेयर किए, इक्वल शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स की करके भी ऑक्टेट कंप्लीट किया जा सकता है। ये भी मेथड है। एक है अनइक्वल कंट्रीब्यूशन से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को अपन एरो से। ठीक है बेटा, अब ये एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे बनता है वो अपन समझाते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के रूप में बोलता हूँ बेटा, यहाँ पे लेट्स सपोज F- यहाँ पर है और साथ में आ रहा है बेटा BF3। यहाँ पे F- और BF3 मिलके BF4- का फॉर्मेशन कर रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। कैसे हो रहा है वो देखते हैं एक बार। यहाँ पर मान लीजिए बेटा यहाँ पे ये रहा BF3 का स्ट्रक्चर में बना दिया। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। मान लीजिए बोरोन के ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन है। बोरोन के कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3। बोरोन के आउटोमोस्ट में होते भी कितने बेटा? 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। F के आउटोमोस्ट में कितने होते हैं? 7 होते हैं, जिसमें एक उसने शेयरिंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है ना। मैंने यहाँ पे एक दिखाया है। यहाँ पर ये देखो हर एक F के यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी 3-3 लोन पेयर और पड़े हुए हैं इसके पास में, 3-3 इलेक्ट्रॉन के पेयर पड़े हुए हैं, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं, आगे बता दूंगा, है ना। ये रहा। तो हर एक F के आउटोमोस्ट में 7 थे, एक शेयर कर लिया, बोरोन के साथ में 8 हो गए। तो F का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। देखिए बोरोन के खुद के 3 और 3 शेयर हुए हैं, टोटल मिला के कितने हुए? 6 हुए हैं। ऑक्टेट कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास में 2 की जरूरत है। अब इसके पास में क्या पड़ा हुआ है? एक वेकेंट ऑर्बिटल। क्या पड़ा हुआ बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। तो ये आया F- यहाँ से। F- में आउटोमोस्ट में कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। कैसे? F के खुद के कितने? 7 और माइनस का 1 जोड़ा है 8। 4 लोन पेयर पड़े हुए हैं। एक लोन पेयर ये दे सकता है, बोरोन के डब्बे के अंदर शेयरिंग करवा सकता है। पूरा लोन पेयर अकेला F- शेयर करवा रहा है बोरोन को, इसलिए शेयरिंग इक्वल ना होकर के अनइक्वल तरीके से हो रही है। बोरोन 1 देता, F 1 देता तो इक्वल शेयरिंग कहलाती, जो कि BF3 में हो रही है। BF3 की मॉलिक्यूल हो रही है अंदर ही अंदर, लेकिन F- से तो पूरा लोन पेयर शेयर करवा रहा है बोरोन अपनी तरफ, इसलिए उसको अनइक्वल शेयरिंग कहते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या बनेगा बेटा? कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये बॉन्ड का फॉर्मेशन तो होगा, लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन कोवेलेंट ना होगा, एक कोऑर्डिनेट वाला होगा, जिसमें ये F- अपना पूरा एक लोन पेयर बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में शेयर करवाएगा। तो इस प्रकार से तो ये बन गया बेटा यहाँ पर BF4-। क्या बन गया बेटा? BF4- का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है। ये बन गया। इस तरह से भी आप ऑक्टेट कंप्लीट करवा सकते हो। अब बोरोन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन तो खुद के सही थे ही सही, 2 इलेक्ट्रॉन F- से शेयर करवा के टोटल 8 हो गए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये भी एक मेथड है अनइक्वल कंट्रीब्यूशन द्वारा ऑक्टेट कंप्लीट करने का। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला फॉर्मेशन हो गया बेटा, जिसमें अगर आप देखो बेटा तो ये स्पीशीज जो है लोन पेयर दे रही है, इसको लुईस बेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लुईस बेस। जो लोन पेयर दे रहा है वो लुईस बेस है, और जो लोन पेयर ले रहा है वो कौन है बेटा? लुईस एसिड है। तो एक तरह से ये लुईस बेस और एसिड की रिएक्शन है ना। तो एसिड बेस की रिएक्शन को अपन क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की हो रही है एक तरह से यहाँ पे, जिसमें F- जो है वो लुईस बेस तरह वर्क करता है और लुईस एसिड तरह वर्क करता है BF3 यहाँ पर, और दोनों ने मिलकर के कहीं ना कहीं BF4- का फॉर्मेशन किया है, जो कि अपना ऑक्टेट अब कंप्लीट
कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह एग्जांपल लिया बेटा यहाँ पर अभी मैंने, है ना, सिर्फ एग्जांपल लिया है। F माइनस क्यू लिया है सर आपने यहाँ पे, Cl माइनस क्यू सकता क्या, ये सब भी हो सकते हैं बेटा आगे, बस अभी सिर्फ एग्जांपल बताया है। आगे जब कोऑर्डिनेट बॉन्ड और पढ़ेंगे तो ये लुईस एसिड लुईस बेस वाली बातें डिटेल में और ज्यादा आने वाली है। अभी सिर्फ बेसिक बात मैंने आपको कवर करके यहाँ पे बताई है, ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डिटेल में अपन सब आगे पूरा बहुत लंबा टॉपिक आने वाला है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला पूरा चलेगा 100 लेक्चर तक, 1.5 लेक्चर तक। तो जब अपन आएगा ना, जब डिटेल में पढ़ेंगे उसको, अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, ठीक है, सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है। आ जाओ, एक अब बात करते हैं बेटा अपन यहाँ पे ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस की। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस भी काफी इंपॉर्टेंट है। ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने आप में अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पर क्या हुआ, हाँ ठीक है, अपने आप में अगर आप देखोगे बेटा, तो मैंने कहा कि लुईस ऑक्टेट रूल की अगर बात करें तो ये ऐसा रूल था जिसके बहुत सारे एक्सेप्शंस निकल के आए थे, क्योंकि इतने सारे एग्जांपल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इतने सारे मॉलिक्यूल्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं रहा था, फिर भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहे थे। तो लुईस ने क्या बोला कि वो सब हमारे एक्सेप्शन बन जाते हैं, आप तो याद रख लो इसको। लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन एक दो हो तो अच्छा लगता है, क्योंकि एक्सेप्शन अगर 100 200 500 हजारों लाखों एक्सेप्शन निकल के आए मॉलिक्यूल में तो रूल ही बेकार हो जाता है। तो ये रूल बेकार ही था कुल मिलाकर के। तो अब बात आती है लुईस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शंस क्यों निकल करके आए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन भी थे, 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी मिल गए थे, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल बोलते हैं, हाइपर वैलेंट वाले बोलते हैं। तो 8 से ज्यादा कैसे हो गए, इसके अकॉर्डिंग तो आयनिक बॉन्ड बने या कोवलेंट बॉन्ड बने या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन 8 ही होंगे ना जब भी पार्टिसिपेट करेगा आइटम, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ऐसे बहुत सारे एक्सेप्शंस थे, उनके अंदर एक एक करके अपन डील करते हैं। पहला एक्सेप्शन निकल के आ रहा है ऐसे मॉलिक्यूल्स का जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, जिनको अपन हाइपोवैलेंट भी कह सकते हैं, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट शेल। इन आउटरमोस्ट शेल के अंदर 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं सेंट्रल एटम के, वो मॉलिक्यूल्स हाइपोवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं। molecules in which central atom has less than 8 electrons in the valence shell, उनको क्या बोलते हैं, अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन से कम हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स ये सारे हैं। लुईस एसिड की तरह ये वर्क करते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, जैसे BF3 हो गया बेटा, और उनके पास में 6 इलेक्ट्रॉन थे, वेकेंट ऑर्बिटल था, 2 की कमी थी, ले सकता था लोन पेयर, इसकी लुईस एसिड की तरह वर्क कर रहा है। तो कुल मिलाकर के ये यहाँ पर है। एग्जांपल यहाँ पे BCl2 का लिया है, बेरिलियम के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और 2 उसने शेयर किए 2 Cl के साथ में बेटा, टोटल के पास में कितने हो रहे हैं, इसके साथ में 4 हो रहे हैं, है ना। इसको ऑक्टेट के लिए कितनी जरूरत है, 8 की जरूरत है, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं, 4 ही हो रहे हैं, फिर भी मॉलिक्यूल स्टेबल है। इसका मतलब लुईस ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बन गया, क्योंकि लुईस के अकॉर्डिंग तो ये मॉलिक्यूल बनना ही नहीं चाहिए, लेकिन ये बन रहा है, इसका मतलब स्टेबल है। तो कुल मिला के बताओ, लुईस ऑक्टेट रूल वाला अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना, बेटर कंडीशन हुई केमिकल बॉन्ड बनने की, या एनर्जी मिनिमाइज करना, क्योंकि 2 बॉन्ड अगर बेरिलियम ने बनाए हैं तो ओवरऑल बॉन्ड एनर्जी कुछ ना कुछ रिलीज हुई होगी, ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ी ही होगी। इसलिए मैंने कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमाइज करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द कॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये रीजन आता है निकल करके यहाँ पर, ठीक है। कुछ और एग्जांपल भी बेटा यहाँ पे दे रखे हैं, आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे काउंट करने हैं, आप तो बस ऐसे ही लो बेटा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर, मैं बोलता हूँ बेरिलियम के कितने बेटा 2, और कितने शेयर हुए यहाँ पे 2, टोटल मिला कितने हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे AlCl3 की बात करते हैं, एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट में कितने, 3, और कितने शेयर हो रहे हैं, 3 Cl से 3 शेयर हो रहे हैं एक एक करके, टोटल कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। ऐसे यहाँ पे 3 है, 3 शेयर हो रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। यहाँ बोरोन के पास 3 है, 3 Br से शेयर हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर। एसएन के पास में आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा, 4, है ना, ऐसे कार्बन फैमिली से है, और 2 Cl के शेयर हो रहे हैं, टोटल मिला कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अगर आप देखोगे BH3 में कितने बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 3 हाइड्रोजन के शेयर हो रहे हैं, टोटल मिला कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, है ना। B2H6 भी अपने आप में बेटा कम इलेक्ट्रॉन रखता है, 8 से कम है यहाँ पर। तो कुल मिला के B2H6 को अगर आप देखोगे ना बेटा, तो ये बना हुआ है 2 BH3 से मिलकर के, इस पॉइंट को ध्यान समझ लेना, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं। B2H6 बना हुआ है 2 BH3 से मिलकर के, ये BH3 का डायमर होता है, आगे बढ़ाऊंगा आपको बनाना बॉन्डिंग, है ना, केमिकल बॉन्डिंग भी वहां पे, तो डायमर होता है ये BH3 का, 2 BH3 से मिलकर बना हुआ है। अब एक BH3 में 3 और दूसरे में 3, ये 3 हाइड्रोजन से शेयर हुए हैं, टोटल मिला कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो रहे हैं। तो हर एक BH3 का यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, इसका मतलब ऑक्टेट अभी भी इनकम्प्लीट है। Zn की बेटा बात करें यहाँ पर, आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, और Cl 2 है, एक एक करके एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवा रहे हैं, तो 2 Cl ने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करवाई है एक, ठीक है। तो टोटल मिला कितने हो रहे हैं, 4। ये भी कुल मिला के सभी के सभी जो है अपने आप में 8 इलेक्ट्रॉन से कम है। ऑक्टेट कैसा है इनका, इनकम्प्लीट निकल करके आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं।
अब आते हैं इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स यहाँ पे, जिनमें आउटोमोस्ट में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाते हैं, जिनको आप हाइपरवैलेंट भी बोल सकते हो या सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल्स का भी नाम दे सकते हो, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर हो जाए तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये हाइपरवैलेंट की कैटेगरी में आते हैं। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स हो या थर्ड पीरियड के बाद वाले हो, मेनली आपको ऐसे कंपाउंड जो है वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स या थर्ड पीरियड के बाद वाले एलिमेंट्स के ही मिलेंगे, जिनमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आउटोमोस्ट शेल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बॉन्ड ज्यादा बन रहे हैं, और ज्यादा बॉन्ड कौन बनाएगा? जिनमें आगे वेकेंट ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे जो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपैंड कर सकते हैं। आगे बताऊंगा हालांकि मैं थोड़ा सा आपको, ये जिनमें डी ऑर्बिटल्स की प्रेजेंस होगी, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की, वो अपनी इलेक्ट्रॉन्स को आगे एक्साइट कर करके नए नए बॉन्ड का फॉर्मेशन कर पाएंगे, और ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाएंगे। The elements of third period and onwards form such type of molecules due to presence of vacant d orbitals। आज जो एग्जांपल के रूप में बेटा यहाँ पर एग्जांपल जैसे यहाँ PCl5 का लिया हुआ है ना। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 15 होता है। आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा इसको नियॉन, नियॉन की बाद में लिखा आपने 3s2 और ये 3p5, सॉरी 3p3 ये लिखा आपने। अब 3s2 के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा यहाँ पे? 2, 3p3 के कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे? 1, 2 और 3। अभी तो इसके बॉन्ड कितने बनेंगे? 3 अनपेयर्ड है, 3 बॉन्ड बनाएगा। मैं कहता हूँ बेटा 3d वेकेंट है, क्या है? 3d वेकेंट पड़ा हुआ, इसको एक्सटेंड करके आपने यहाँ भेजा, और ये आप एक यहाँ अनपेयर्ड हो गया, 3 यहाँ अनपेयर्ड ऑलरेडी 3 से, और एक अनपेयर्ड अब कहाँ आ गया बेटा? d में आ चुका है। एक अनपेयर्ड अब कहाँ आ चुका है? d में आ चुका है। तो d में अनपेयर्ड आ गया बेटा, इसका मतलब कहना कि अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर, अब मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कितने अनपेयर्ड हो गए? टोटल 5। अब ये 5 Cl के साथ में 5 बॉन्ड बना सकता है, एक Cl यहाँ पर, एक Cl यहाँ पर, हर एक Cl आया आपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके 5 बॉन्ड बना दिए। तो फास्फोरस के कितने काम आए? फास्फोरस से कितने काम आए? 5 इलेक्ट्रॉन काम आए, और Cl के हर एक Cl के एक एक इलेक्ट्रॉन काम आया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन कुल काम आए। तो टोटल 5 + 5 कितना हो गया बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ऑक्टेट 8 से ज्यादा हुए कि नहीं हुए? हो गए। इसका मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ये बॉन्ड कैसे बना होगा सर? तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए एनर्जी दी होगी, पहले एनर्जी दी, और फिर जब 2 नए एक्स्ट्रा बॉन्ड बने, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के बाद 2 नए बॉन्ड बने, तो 2 नए बॉन्ड में निकलने वाली एनर्जी इतनी हो गई कि दी जाने वाली एनर्जी कम रह गई और निकलने वाली ज्यादा हो गई। इसकी ओवरऑल एनर्जी स्टेबिलिटी बढ़ गई, ओवरऑल एनर्जी कम हो जाती है। आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं ये एक्साइट कैसे होता है वगैरह वगैरह। अभी सिर्फ ओवरव्यू चल रहा है, बेसिक पहला लेक्चर है, सारी चीजें आज भी समझिए, है ना। तो फास्फोरस के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बेटा? 10 हो गए हैं। ऐसे बाकियों का भी काउंट कर लो बेटा। सल्फर के कितने? 6। क्लोरीन ने हर एक ने 6 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, एक एक ने, टोटल मिला कितने हो गए? 12। ऐसे IF7 में अगर आप देखो तो आयोडीन के साथ और फ्लोरीन के साथ टोटल कितने हो गए? 14 हो गए, 8 से ज्यादा। जीरन के आउटोमोस्ट में 8, 2 फ्लोरीन के शेयर हो गए, टोटल कितने हो गए? 10 हो गए हैं। ऐसे जीरन के आउटोमोस्ट में 8, 4 फ्लोरीन के शेयर हो गए बेटा, कितने हो गए हैं? 12 हो गए हैं। ऐसे जीरन के आउटोमोस्ट में 8, 6 शेयर हो गए हैं इलेक्ट्रॉन्स बेटा, यहाँ पे टोटल कितने हो गए हैं? 14 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हो गए हैं। सल्फेट की अगर आप बात करोगे तो ये स्ट्रक्चर सल्फेट का, ये सल्फेट का स्ट्रक्चर हो गया बेटा। आप सल्फर की अगर बात करोगे, सल्फर की खुद के कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 6, और ऑक्सीजन के साथ में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 12 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। सभी में अगर आप देखोगे बेटा तो कुल मिलाकर के 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। इसका मतलब कहना कि कंपाउंड जो है वो स्टेबल भी बन रहे हैं। ये कंपाउंड नेचर में मिले हैं, बहुत स्टेबल कंपाउंड है। इसका मतलब कहना कि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले भी कंपाउंड स्टेबल है। तो लुईस ऑक्टेट रूल को ये फॉलो नहीं कर रहे हैं, लुईस ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये सिंपल सी बेसिक बातें यहाँ पे करके आ रही है। अब आता है कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनको ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं बेटा? जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 8 नहीं, 8 का मतलब तो इवन होता है, मतलब ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। सल्फेट वाला समझ नहीं आया? सल्फेट वाला बेटा अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, सल्फेट वाले में बस मैंने स्ट्रक्चर बनाया है। और सल्फेट के देखो आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सल्फर की खुद के 6 इलेक्ट्रॉन, और 4 1 2 3 4 5 और ये 6 ऑक्सीजन ने शेयर किए, तो टोटल मिला के 6 और 6 12। बस अभी इतना ही समझो स्ट्रक्चर कैसे बना है, ये सब बात की बात है, आगे समझ में आ जाएगा। बस अभी तो अपन टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर रहे हैं। देवपाल सिंह, आई होप द पॉइंट इज क्लियर, है ना। चलो अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स बेटा यहाँ पर जो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आते हैं। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स बेटा मतलब जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो रहे हैं, 7 हो गए, 5 हो गए हैं, 13 हो गए हैं, 9 हो गए हैं, 21 हो गए हैं, जो ऑड नंबर में। अब ऑड नंबर में है तो भी मैं कह सकता हूँ कि वो ऑक्टेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टेट का मतलब तो 8 है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स की अलग कैटेगरी बना दी, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, जिसमें नंबर ही ऑड में आ रहा था। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स मेनली आपकी कोर्स में बेटा 4-5 ही है, जिसके सामने मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये काम आएंगे। जैसे N हो गया, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रिलेशन, इसमें ऑटोमोस्ट में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स मोस्टली पैरामैग्नेटिक होते हैं बेटा। पैरामैग्नेटिक कौन सी स्पीशीज होती है?
पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती है बेटा? पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती है जिसके अंदर एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट की तरफ आकर्षण दर्शाए, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाए बेटा, तो उनको पैरामैग्नेटिक स्पीशीज बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेट की तरफ कोई अट्रैक्शन शो ना करे, उनको अपन डायमैग्नेटिक स्पीशीज बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक स्पीशीज डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक नेचर होगा, मैग्नेटिक नेचर होगा। जितने इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे डायमैग्नेटिक होगा, उसको मतलब जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक, और एक भी इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक स्पीशीज उसे कहा जाता है। अब बात ये आती है कि ये पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जो है, ये तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स ऑलवेज पैरामैग्नेटिक नेचर के होंगे। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही क्या है बेटा? आप पेयरिंग भी करोगे ना तो एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन तो बच ही जाएगा जिसका पेयरिंग नहीं होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में हमेशा एटलीस्ट एक ना एक इलेक्ट्रॉन तो आपको अनपेयर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो नेचर हमेशा क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक स्पीशीज वो होती हैं जिनको मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्शन शो करती है, और मैग्नेटिक की तरफ अट्रैक्शन वही शो करती है जिनपे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस होती है। डायमैग्नेटिक स्पीशीज वो होती हैं जिनमें एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं होता है, सारे पेयर्ड होते हैं, दो के पेयर बने होते हैं। वो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक तरफ कोई अट्रैक्शन शो नहीं करती है। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स हमेशा पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे कौन कौन से बेटा, वो है NO, NO2, ClO2, ClO3, CH3, OH वगैरह यहाँ पे रखे हैं। कैसे पता चलेगा ये पैरामैग्नेटिक है और ये ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल से? टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो आपको बेटा, टोटल इलेक्ट्रॉन्स गिन लो, आपको पता चल जाएगा। जैसे बोलता हूं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 8। टोटल मिलाकर कितने हुए? 15। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉन बेटा ऑड है या इवन है? ऑड है। ऐसे यहाँ पर आप गिनो तो 7 + 8 × 2, 8 × 2 मतलब 7 + 16 कितना हो गया बेटा? ये 23 हो गया है, ये भी ऑड है। ClO2 की अगर आप बात करो बेटा, Cl के 17 है और ऑक्सीजन के 8 के हिसाब से 16 हो गए, तो कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 33 इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं। ऐसे यहाँ अगर आप बात करोगे तो Cl के 17 है और 8 × 3 24 हो गए हैं, ये हो गया बेटा अप्रोक्सीमेटली कितने? 41 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी ऑड है। CH3 की अगर बात करो, कार्बन के 4 हैं, हाइड्रोजन के 3 हैं बेटा, टोटल मिला कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये भी ऑड है ना। ये OF की अगर बात करें तो O के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8, F के कितने हो गए? 9, टोटल मिला कितने हो गए? 70 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये भी ऑड है। तो कुल मिला के सारे अपने आप में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा बेटा कि सेंट्रल का निकालना है या सारे का निकालना है। आप तो सारे का निकाल लो, मेरे कहने पे चलो आप तो सारे का निकाल लो। सारे का टोटल करने के बाद में अगर ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल के आते हैं तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की कैटेगरी में मान के चलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है निकालने का तरीका इसका। सिर्फ आपको जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं वो इजी हो जाएगा आपके लिए समझना। ठीक है बेटा, ये सब ऑड इलेक्ट्रॉन्स की कैटेगरी में आते हैं, सब एक्सेप्शंस बन जाते हैं। ऐसे कैटायंस एक कैटेगरी और आ गई बेटा, कैटायंस हैविंग सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। ऐसे कैटायंस जिसके अंदर सूडो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन है, B2O2 एक्सेप्शंस होंगे। अबे आनंद बेटा कहाँ की बात कहाँ लानी है, ऐसा नहीं करना है। B2O2 S2 पे आप कहाँ चले गए बेटा? वो MOT के अंदर आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर। कहाँ की बात कहाँ लेकर के आनी है, ये उल्टा सुल्टा काम नहीं करना प्लीज, है ना। ठीक है, ये उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, कहीं की बात कहीं लेकर के आनी है। ये बस 6 और 9 कर लेना इसको। कार्बन के ऑटो मुस्लिम मैंने टोटल 6 हो गई, है ना। ठीक है, चलो अभी तो स्टार्ट हुआ है बेटा, अब तो आप चीजें समझो अभी तो पहले। अब ऐसे कैटायंस बेटा नेचर में एग्जिस्ट करते देखे गए जिनके अंदर आउटोमोस में 8 इलेक्ट्रॉन की जगह 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, उनको देख के लगता है कि वो इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में आ गए NH2NP6, लेकिन वो एक्चुअल में NH2NP6, तो ये जो NH2NP6 कॉन्फिगरेशन होता है ना, ये होता है इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन, इसको बोलते हैं अपन इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। लेकिन अगर इसी कॉन्फ़िगरेशन में NH2NP6 के साथ में अगर ND10 भी लिखा हुआ है बेटा, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं सूडो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। सूडो मतलब झूठा, ऐसा लगता है इसको देख करके कि ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन में आ गया, लेकिन एक्चुअली इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। ऐसे कैटायंस भी अपने आप में ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बन गए, क्योंकि ऑक्टेट रूल तो बोलता है कि अगर कैटायन बन रहा है, एनायन बन रहा है, तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे होंगे अपने आउटोमोस का, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। कैटायन बनेगा ही तब जब वो 8 हो रहे होंगे, एनायन बनेगा ही तब जब 8 हो रहे होंगे। लेकिन 18 रखने वाले भी, 18 इलेक्ट्रॉन रखने वाले भी कैटायन नीचे में उनको भी क्या बोल दिया, लूज ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन बोल दिया। जैसे एग्जांपल बेटा यहाँ पर रख दो, कैटायंस कुछ है इलेक्ट्रॉन्स का आउटोमोस, जिंक +2, कैडमियम +2, मरकरी +2, कॉपर +, Ag+, Au+, ये सब अपने आप में 18 इलेक्ट्रॉन रखते हैं आउटोमोस में।
एक समझते हैं अपन यहाँ पर जिंक प्लस 2 को। मुझे बताओ बेटा जिंक की अगर आप बात करोगे तो जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30। आपने लिखा 1s2 2s2 2p6 पूरा कॉन्फ़िगरेशन, 3s2 3p6 3d10 और ये 4s2 आपने ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन लिखा। जैसे मैंने इसमें प्लस 2 लगाया बेटा तो ये 4s2 वाला इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। सबसे पहले आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है, आउटरमोस्ट शेल 4 है यहाँ पे सबसे बड़ा शेल, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया बेटा आपने यहाँ पर, ये निकाला तो अब ये